request sir to start with his स्टार्ट राइट। आपको address. मेरी आवाज़ पहुंच रही है? Yes, ओके, अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आज मौजूद होकर के। मेरा नाम है मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार और मैं फ़ौज में रहा। ट्रेनिंग के बाद 1969 से लेकर 2008 तक ट्रेनिंग मेरी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई थी, IMA में। और 12 साल मैं आर्टिलरी में रहा, जिसे तोपखाना कहते हैं। और फिर 28 साल अगले मैं जो फ़ौज का लीगल डिपार्टमेंट है उसमें रहा, जिसको कि जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहलाता है। और मैं जज एडवोकेट जनरल था आर्मी का 2001 से लेकर 2008। 8 में रिटायरमेंट के बाद मैं फिर यहाँ पर MIT यूनिवर्सिटी में उनके लॉ स्कूल का डायरेक्टर रहा 7.5 साल। और मेरे पास 5 इयर्स लॉ, 3 इयर्स लॉ प्रोग्राम थे, LLM था और करीब 2 दर्जन PhD स्कॉलर थे। और उस समय, उस अवधि में 2013 में हमको बेस्ट लॉ स्कूल इन इंडिया का अवार्ड मिला चीफ जस्टिस से। कुछ मेरी किताबें हैं, सम ऑफ देम आर इन मल्टीपल एडिशन नाउ। और अभी पिछले 2 साल से मैं अपनी YouTube चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम है लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। उसका मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर दे दूंगा। रोज़ हमारा 11:45 पर एक वीडियो रिलीज होता है। एंड माय मोटो इज इनेबलिंग द यंग लोगों से। तो आज मेरी बातचीत विद दिस इंट्रोडक्शन इज टू यू विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूस यू टू द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। सिर्फ इतना कहना मेरे लिए काफ़ी है कि हमको आज़ादी अपनी मिली शांति और अहिंसा के साथ, अंग्रेज़ों से जो लड़ाई हुई। लेकिन राइट सिंस आवर इंसेप्शन, जब आज़ादी हुई तब से 47-48 में लड़ाई हुई। उसके बाद हमको हैदराबाद लेना पड़ा, गोवा लेना पड़ा। 62 में चीन ने आक्रमण किया, 65 विद पाकिस्तान, 71 with Pakistan. I hope you are all following me because that's how I speak mixed Hindi English. अच्छा जी, अभी कुछ हमारे साथी और आ रहे हैं। I'll wait for a couple of minutes. आ जाइए आप। We welcome all students and I request all of you to settle down. बैठिए, And I बैठिए। thank you for your participation. तो all those who have just come, you have not missed much. I had just started. तो उसी बात को मैं चालू रखते हुए, और कुछ आप लोगों में से पिछले साल आपने मेरी बात सुनी होगी, ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ डिफेंस फोर्सेस के बारे में। तो ये मैंने कहा कि आज़ादी हमको शांति से मिली, गांधी जी का सत्य और अहिंसा उनका नारा था। लेकिन 47 के बाद से लगातार लड़ाई में हम लोग उलझे रहे। वो लड़ाई हमने नहीं शुरू की। और उसके बाद 62 में चीन से, 65 में पाकिस्तान, 71 में पाकिस्तान। उसके बाद हम लोग शांति के लिए गए 87 में श्रीलंका, लेकिन वहाँ लड़ना पड़ा। और कारगिल, अभी हाल में गलवान वैली। तो हर समय हमें अपनी सॉवरेनिटी की और देश की भूमि की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा है। और इसलिए आवश्यक है कि आप सबको मिलिट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो। तो ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है। मैं सिर्फ आपको आज आर्मी की ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा कि क्या आर्मी का कंपोजिशन है। तो जो हमारी मिलिट्री है उसकी 3 विंग है, आपको पता होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी जिसे लैंड फोर्सेस भी कहते हैं। और ये इसका हेड दिल्ली में रहता है, आर्मी हेडक्वार्टर में, जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है, जो कि जनरल रैंक के अधिकारी हैं। तो हमारी जो आर्मी की संरचना है, कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्मी, फर्स्टली इट कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, जिसको पैदल सेना कहते हैं। और मूल रूप से बेसिकली
आर्मी, इंटायर आर्मी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली कहलाती है फाइटिंग आर्म, दूसरी कहलाती है सपोर्टिंग आर्म और तीसरी कहलाती है सर्विसेज। तो फाइटिंग आर्म में आती है इन्फेंट्री, पैदल सेना, दूसरी आर्मर्ड कोर जिसमें टैंक होते हैं, बख्तरबंद फौज, और तीसरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो होती इन्फेंट्री है पैदल सेना, लेकिन वो गाड़ियों में बैठ करके जिसमें आर्मर प्रोटेक्शन होता है उसमें चलती है, उसको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कहते हैं। तो ये 3 हैं जो कि फाइटिंग आर्म कहलाती है। इसके अतिरिक्त होती हैं सपोर्टिंग आर्म। सपोर्टिंग में जैसे तोपखाना है, आर्टिलरी बहुत आवश्यक है। तोपखाना जो इन्फेंट्री होती है वो एक व्यक्ति पे निशाना लगाती है, जबकि आर्टिलरी एरिया वेपन है कि अगर एक फील्ड में गिरी तो वहां पर 40-50 गज की रेडियस में एरिया में नुकसान होगा, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इस तरह से वो आर्टिलरी कहलाती है। तो सर ये मिसाइल जो है आर्टिलरी, हाँ, ये आर्टिलरी के पास है मिसाइल्स, जो बड़ी रेंज की मिसाइल। दूसरी चीज इसी में आती है इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का काम यह है कि जब फौज आगे बढ़ रही है, कि मान लीजिए अमृतसर से हमको जाना है लाहौर, तो रास्ते में नदी है, रास्ते में बड़े बड़े नाले हैं, दुश्मन ने ऑब्स्टिकल बनाई होगी, तो उन सब के ऊपर ब्रिज बनाना और अपने एरिया की रक्षा के लिए माइंस लगाना। माइंस 2 तरह की, एंटी पर्सनल माइन, एंटी टैंक माइन। तो ये सब काम इंजीनियर्स का है। तो मैंने आपको बताया आर्टिलरी, इंजीनियर्स। तीसरा होता है सिग्नल्स, जो कि कम्युनिकेशन आगे ले जाना होता है। जो कमांडर के ऑर्डर्स हैं नीचे, और नीचे से जो कमांडर के पास सूचना आनी है, तो दिस इज द 2 वे कम्युनिकेशन। ये सब कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इट इज लायबल टू इंटरसेप्शन बाय द एनिमी। तो ये कम्युनिकेशन में होता है। इसके अतिरिक्त ये हो गई फाइटिंग आर्म्स। और सर्विसेज में आता है जैसे मेडिकल कवर, डॉक्टर, फौज में कोई बीमार हो गया, घायल हो गया, कुछ हो गया, उसका इलाज होना है, तो आर्मी मेडिकल कोर है जो कि इलाज करती है। देन देयर इज आर्मी सर्विस कोर, ASC कहलाती है। उसका काम है राशन, खाना, पेट्रोल देना, ये सब आर्मी सर्विस कोर का काम है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, उसका काम है कि और खाने के अलावा बाकी जितना मटेरियल चाहिए, ड्रेस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, गोला बारूद, ये सब सप्लाई करना और वांछनीय मात्रा में रखना। कि लड़ाई हो सकता है कि 15 दिन चले, 20 दिन चले। यूक्रेन वॉर तो अभी तक चल रही है, आप देख रहे हैं। उधर इजराइल हमास की लड़ाई इतनी लंबी चली, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए, खाना पीना, कपड़े, एम्यूनिशन, वेपन, ये सब चीजें ऑर्डिनेंस का काम। इसके अतिरिक्त गाड़ी टूट गई, गन में ब्रेकडाउन हो गया, जो इक्विपमेंट है, तो उसके रिपेयर के लिए हमारे यहाँ होती है EME, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि ट्रेन क्वालिफाइड हैं रिपेयर करने के लिए, इमीडिएट रिपेयर या बेस रिपेयर, जिस तरह का जो आवश्यकता है। उसी आर्मी मेडिकल कोर है, आर्मी डेंटल कोर है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। अब तो चिट्ठियां लोग कम लिखते हैं और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, लेकिन पहले हमारे यहाँ आर्मी पोस्टल सर्विस थी। हर सिपाही को हफ्ते में 2 लेटर मिलते थे, फ्री इनलैंड लेटर। पहले आप लोगों ने को पता होगा कि वो 2 चिट्ठियां अपने घर लिख सकता था, माता पिता, उसकी वाइफ, बच्चे, जो कोई हैं, बहन भाई, और वो लेटर ले जाना वहाँ पर फील्ड एरिया में दुश्मन के इलाके से। तो ये आर्मी पोस्टल सर्विस का काम था। हर यूनिट में वहाँ पर जो सिपाही हैं उनके धर्म के अनुसार एक सर्वधर्म स्थल होता है। यूनिट का मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद या चर्च, जहाँ पे अपनी आस्था के अनुसार सिपाही
जा कर के पूजा आराधना कर सकता है और इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। रिलीजन इज अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि आप बैठे हैं यहाँ पर और बगल में 3 फुट 4 फुट की दूरी पर दूसरा बंकर है, उसमें कोई दूसरा सिपाही बैठा है। गोलाबारी हो रही है, जो दुश्मन आपके ऊपर गोला फेंक रहा है वो देख नहीं रहा है कि आप किस में बैठे हैं और आप बच जाते हैं और आपका साथी जो 2 मीटर पर या 1 मीटर पर वो मारा जाता है। ये कैसे हो सकता है? बिकॉज एम्ड फायर तो नहीं हो रहा, वो दुश्मन जो 20 किलोमीटर दूर से गन से फायर कर रहा है, मिसाइल जो कही पनिग्रही जी ने, तो मिसाइल तो नहीं देख रही कि आपके ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मिलिट्री की आर्म्स ब्रांचेस कहलाती हैं। इसी तरह आवश्यकता के अनुसार एयरफोर्स में है ये और नेवी में। अब मैं अपनी बात को यहाँ रोकता हूँ। आपके जो कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी तरह के हों, मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिगार्ड टू मिलिट्री, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, मैं सुनूंगा। मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ मेरे साथी हैं, मैं जैसे मैंने बताया कि मैं आजकल एक चैरिटेबल कंपनी है मेरी जिसमें मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, तो ये हम आपका इसमें पिक्चर भी ले रहे हैं साथ में। बताइए कोई आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कमेंट और आस्क। सर आप, मेरा सवाल ये था, जैसा कि आपने बताया कि आप जज लीगल जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, हाँ, जी उसमें भी आपने काम किया है और हाँ। लंबी सेवा दी है जी। तो सर वहाँ पे डेथ पेनल्टी को लेकर के आर्मी में क्या लॉ है और क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। देखिए ऐसा है कि मिलिट्री का जो भी सिपाही है या जनरल की रैंक तक, उसके ऊपर 2 कानून हैं लागू होते हैं। एक तो जो देश का कानून जो सबके लिए है कि इंडियन एविडेंस एक्ट है या इनकम टैक्स एक्ट है या मोटर व्हीकल्स एक्ट है, जो भी कानून देश का है तो फौजी भी नागरिक है, उसके ऊपर भी वो लागू होता है। और इसके अतिरिक्त एक अलग होता है जिसको कहते हैं मिलिट्री लॉ। उदाहरण मैं आपको बहुत छोटा सिंपल सा उदाहरण दूं कि यहाँ आपको 4 बजे आज आना है, तो अगर आप 4 बजे नहीं आए तो आप कहेंगे कि साहब हम लेट हो गए। लेकिन मिलिट्री में इसको कहा जाएगा एब्सेंट विदाउट लीव। 4 o'clock you were expected to be here, if you are not here तो you were absent and you did not have a leave। आपको किसी ने छुट्टी नहीं दी थी, जो आपकी ड्यूटी है जहां पर भी आपको होना है। मतलब सपोजिंग यू आर वर्किंग, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तब तो ये मिलिट्री का है। अब आप अच्छा, तो मिलिट्री का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कोर्ट हैं 30 हजारी और पटियाला हाउस, साकेत, इस तरह से, इनमें सैकड़ों हजारों केस होते हैं जज के सामने। एक नहीं आया है, तैयार नहीं है, वकील बीमार है, तो वो फाइल हटा देगा, दूसरे केस को बुला लेगा। मिलिट्री में डिसिप्लिन इज पैरामाउंट ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि एक डाकू में और एक सैनिक में अंतर केवल डिसिप्लिन का है। राइफल चलाना दोनों जानते हैं, बट अ सोल्जर इज अंडर डिसिप्लिन विच अ डेकॉइट में नॉट बी। तो इसके लिए मिलिट्री कोर्ट है, और मिलिट्री कोर्ट में वो सब सजाएं हैं जो कि देश के कानून में है। तो आपने कहा डेथ पेनल्टी, तो एज लॉन्ग एज डेथ पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड, इट इज also there as part of Army Act, which has been enacted by the Parliament of India 1950। आर्मी एक्ट में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, और डेथ 2 तरह से दी जा सकती है, डेथ बाय हैंगिंग, फांसी देना, या डेथ बाय शूटिंग। लेकिन ये दूसरी चीज है कि पिछले 25, 30, 40 वर्ष में डेथ पेनल्टी हैज नॉट बीन एक्चुअली इन्वोक्ड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, बट नॉट डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। जो आपने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया कि
सारे रिलीजन फॉलो करने वालों के लिए अलग अलग उनके मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे होते हैं। जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा और डिटेल में बताएंगे सर कि और क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे मैंने सुना था हाँ। कि जो पंडित या मौलवी वगैरह होते हैं तो उनकी भी जॉब्स आती हैं आर्मी में, तो इसके हाँ, बारे हाँ। में आप थोड़ा सा। तो ये जो होते हैं हमारे यहाँ, उनको कहा जाता है रिलीजियस टीचर, आरटी। तो रिलीजियस टीचर का रिक्रूटमेंट होता है और उनको सीधे डायरेक्टली जूनियर कमीशन रैंक दी जाती है। रैंक स्ट्रक्चर आर्मी में 3 तरह का, एक कहलाता है ऑफिसर्स, जिसमें कि लेफ्टिनेंट से शुरू होकर के जनरल तक। दूसरा कहलाता है जूनियर कमीशन, जेसीओ। तो जेसीओ में होता है नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। और तीसरा होता है एनसीओज एंड बिलो, उसमें हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही। तो ये जो रिलीजियस टीचर हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह प्रिस्क्राइब है, उनका टेस्ट होता है। तो वो आवश्यकता अनुसार पंडित या पुजारी या ग्रंथी या मौलवी या पास्टर जैसी जरूरत है रिलीजन की, उनकी भर्ती होती है टेस्ट के अनुसार। और उनको रैंक दिया जाता है जेसीओ का, मतलब नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, और रिटायर होते में वो सूबेदार मेजर बन सकते हैं। वो यूनिफॉर्म में थे? वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते रोज, लेकिन जब मैं जूनियर था, जिस दिन मैं, अब तो खैर अब सैलरी अब तो बैंक में सीधे आ जाती है, जब मैं था तो उस समय तो नगद दी जाती थी। तो जब नगद दी जाती थी तो मैं कहता था पंडित जी जाइए वर्दी पहन के आइए, मैं देखूं वर्दी आपको फिट होती है नहीं। सर उनको तो भी पहले वैसे वो training थोड़ा टरकाने की कोशिश करते थे कि नहीं साहब अभी आरती, मैंने कहा भाई आरती सुबह होती है, शाम को होती है, दोपहर में कौन सी आरती होती है, जाइए वर्दी पहन के आइए, तब अपने नोट गिनिए। तो उनको मैं तो देता सर हूं। ये कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड रिक्रूटमेंट्स होते हैं या कोई जी। भी अप्लाई कर सकता है? कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो हो नहीं नहीं, क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है अभी, कि अच्छा। आपने प्रथमा मतलब- मध्यमा किया हो, आपको इतनी धर्म ग्रंथ का ज्ञान हो, या आपने वो गुरुकुल कांगड़ी का या वहाँ की परीक्षा है वो आपने की है। अच्छा इस टाइप हाँ। सर उनको भी And वैसे that is ट्रेनिंग दी जाती है। uniformly enforced so everybody knows it and they prepare. जी हाँ, सर उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। सॉरी उनको ट्रेनिंग, थोड़ी ट्रेनिंग मिलती है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, अपना नाम भी बताइए। जी, मैं रामचंद्र। जी सर जैसा क्या सर आपने कि हमारे लिए एक अलग व्यवस्था होता है, डिपार्टमेंट होता है जो हमारे लिए खाद्यान्न की व्यवस्था या वस्त्रादि की व्यवस्था करते हैं, जी मैकेनिकल इत्यादि की व्यवस्था, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जी। तो क्या इनको भी जो आप कोर्स करके जो आप सर्विस पा चुके होते हैं वही कोर्स इनके लिए भी अनिवार्य होता है? बहुत अच्छा सवाल, और- बैठिए। और- देखिए ऐसा है प्लीज, प्लीज। हाँ, हाँ। और जिस तरह से आप ट्रेंड होते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए इनको भी ट्रेंड करके ही मतलब नियुक्त किया जाता है क्या है? देखिए ऐसा है कि वो चाहे फाइटिंग आर्म का हो या सपोर्टेड आर्म का हो या वो सर्विस का हो, उसकी सुरक्षा के लिए और कोई नहीं आएगा। तो अगर आप डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर में भी आप स्पेशलिस्ट हैं, कि आप रेडियोलॉजिस्ट हैं या सर्जन हैं या आप एनेस्थीसिया वाले हैं या कोई है, कम से कम बेसिक ज्ञान आपको अपनी स्ट्रेन गन चलाने का होना चाहिए, जिससे आप अपनी और या जो मरीज आपके हैं आवश्यकता पड़ने पे आप कर सकें। और बहुत सारे डॉक्टर्स को लड़ाई में वीर चक्र द्वारा नवाजा गया है, जरूरत पड़ने पर। हाँ, चला सिखाया जाता है बेसिक ट्रेनिंग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जापान के खिलाफ बर्मा फ्रंट पे एक डोगरा रेजिमेंट थी और उनको जापानी के ऊपर अटैक करना था और उनके सिपाही कम थे। तो जो अफसर थे डोगरा के, उन्होंने जो वहाँ खाना बनाता था, जो खाना बनाता है उसको लांगरी कहते हैं, कुक। तो लांगरी को उन्होंने स्टेन गेम दी और उससे कहा तुम भी अटैक में जाओगे लड़ने जापानीज के खिलाफ। वो गए
और बहुत बहादुरी से वो लड़ा। तो इन्होंने रिकमेंड किया, और अंग्रेजों के समय जो वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार था उसको कहा जाता था विक्टोरिया क्रॉस, जैसे आजकल परमवीर चक्र है। तो वो उनका नाम भंडारी राम था, भंडारी राम को परमवीर चक्र दिया गया, हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री। जी। कई सारी जगह पे अफ्रीका में या फिर कई सारी जगह पे पीस कीपिंग मिशंस में इन्वॉल्व होती है। जी। एंड कई जगह पे इंडियन आर्मी को बेस्ट आर्मी का अवार्ड भी जी मिला हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज दे आर डिसिप्लिन। जी। सो सर लाइक इतना कुछ होने के बाद भी जो इंडियन आर्मी है सर, वो कई बार ऐसा होता इधर है जाओ। कि हाँ, यहाँ पे। इंटरनेशनली दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज फार एज द यूएस आर्मी एंड द यूके। सर ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स में जो भी इंडियन आर्मी के कंटिजेंट गए हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रुप प्रोवाइडिंग कंट्री, ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री, टीसीसी कहलाता है, ट्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री। तो हमारे सिपाहियों का जो डिसिप्लिन था, अनुशासन और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और उसकी तारीफ की जाती है। तो ये कोई इम्प्रेशन के अमेरिकन का ज़्यादा है या यूरोपियन, फ्रांस और इंग्लैंड वाले का, ऐसा नहीं है। Indians have been appreciated and lauded for their efforts. Next question. सर मेरा क्वेश्चन, जी बताइए। जैसा सिविलियन में हमारा रिजर्वेशन है, हाँ, तो इस तरह के आर्मी में भी होती है क्या SC ST का? ये जो कोटा बेस्ड रिलीजन बेस्ड या कोटा बेस्ड नहीं है, लेकिन अभी तक, और दूसरी चीज हिंदी जो है वो वर्किंग लैंग्वेज है आर्मी में। लेकिन हमारी जो इन्फेंट्री की ट्रुप्स हैं, लड़ने वाले खासतौर से, तो उनका जो संगठन किया गया है वो क्षेत्र के आधार पर है, और उसमें कास्ट या रिलीजन का इंडिकेशन लगता है, लेकिन वो उस दृष्टि में नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सिख रेजिमेंट, हाँ, तो उसमें तो सिख रेजिमेंट में अधिकतर सरदार आपको मिलेंगे, या वो ये कहेंगे कि पंजाब, हरियाणा एंड दिस एरिया। राजपूत रेजिमेंट का ये एरिया है, मद्रास रेजिमेंट का ये है, या मान लीजिए आप डोगरा रेजिमेंट है। तो ये जो किया गया, ये अंग्रेजों के समय में था, और इसकी उपादेयता समझी गई कि जो फूड हैबिट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट के विलेजेस हैं, और फौज में ये भी परंपरा है कि उसको मैं ये कहूँ कि एक तरह से ट्रेडिशन चलती है मिलिट्री में, कि इनके बाबा फौज में लड़े थे पहली में, दूसरे लड़ाई में इनके पिताजी गए, चाचा गए या ताऊ गए, और अब ये है। तो उसको देखते हुए ये एक ट्रेडिशन की चीज़ आती है, लेकिन SC ST OBC ये चीज़ नहीं है कहीं। लेकिन वो रीजन को रीजन में आ जाती है। जैसे मान लो सिख बुद्ध है, हाँ। तो वहाँ दिल्ली का बच्चा को प्रेफरेंस कम मिले नहीं, मिल जाएगा मिले। नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज उसमें ये है, कुछ दृष्टि से, अब जैसे कि सिख रेजिमेंट है और एक सिख लाइट इन्फेंट्री है, तो उसमें ये चीज आ जाती है कि इनको ले लेते हैं, लेकिन SC ST OBC या EWS इस तरह की फौज में ये चीज नहीं है। वन मोर, अगर जो आपने डॉक्टर के डॉक्टर बात बोले, तो डॉक्टर का काम है किसी को भी उसका लाइफ कराना। हाँ, हाँ। तो अगर इंडिया का ही डॉक्टर है, देखो, लेकिन देखा पाकिस्तान, तो वो का पाकिस्तान बंदे के को- मरीज का भी इलाज करेगा, करेगा। उसके लिए जिनीवा कन्वेंशन है, तभी करेगा अगर पाकिस्तानी बंदी बन गया। वो अगर हमारा युद्ध बंदी बन गया, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो वो हमारी जिम्मेदारी इलाज करेगा। लेकिन अगर वो लड़ रहा है हाँ। और बीच में उसकी टांग टूट गई, हाँ। तो वो थोड़ी क्रॉस करके आएगा कि साहब हम इंडिया में इलाज कराएंगे, सर्जरी यहाँ कराएंगे। नहीं, अगर वो इस साइड में है और हमारा ही डॉक्टर देख रहा है पाकिस्तानी, हाँ, लेकिन ये- पाकिस्तानी ये- सोल्जर, अब जैसे केस
71 की लड़ाई के बाद हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर बांग्लादेश में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो वो सब जब तक के रिपेट्रिएशन नहीं हुआ वो सब हमारी जिम्मेदारी थी और उनको मेडिकल कवर भारतीय डॉक्टर्स ने दिया। सर मैं आपसे नम्र जी। निवेदन करूंगी कि आप हमारे छात्रों और छात्राओं को बताएं जी। कि महिलाओं का क्या स्थान है आपकी आर्मी में। हाँ, उनका देखिए बहुत employment अच्छा, rate- थैंक यू। देखिए ऐसा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में करीब 20 वर्ष हो गए जबकि महिलाओं को भी फौज में भर्ती किया जा रहा है। वो धीरे धीरे शुरू हुआ, पहले सिर्फ अफसर की रैंक में और अभी भी सिर्फ अफसर की रैंक में है, और एक होती है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, उसमें महिलाओं को लिया जा रहा है और उनको शुरू में लिया जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है जो कि 10 वर्ष की सेवा अवधि है। 10 वर्ष के बाद अगर वो और फौज में रहना चाहती हैं और 10 वर्ष में उनकी रिपोर्ट ठीक है, प्रदर्शन ठीक है, उन्होंने प्रमोशन एग्जाम किए हैं, तो उन्हें परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है। और अभी फौज में हमारे पास कर्नल और ब्रिगेडियर तक रैंक में लड़कियां, महिलाएं पहुंच गई हैं। उसी तरह से एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी हैं जो कि विमेन हैं। सर ये देखा जाता है कि सेना में या इसमें जी, वो ट्रेनिंग जो होती है बहुत टफ होती है, तो क्या वो महिलाएं भी उनको भी वही ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक चीज तो ये याद रखिए कि लड़ाई एक ऐसी चीज है मिलिट्री कि हम लोग ये कहते हैं कि लड़ाई में देयर इज नो प्राइज फॉर द रनर अप, कि आप दूसरे नंबर पे आए तो आपको कोई मेडल, कोई ट्रॉफी नहीं मिलेगी लड़ाई में। तो यू हैव टू बी विनर। विनर का मतलब यह है कि अगर लड़ाई में आप हार गए तो फिर देश गुलाम हो जाएगा, देश कहाँ रहेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत टफ दी जाती है। और आर्मी में नहीं, मेरे एक साथी को छत्तीसगढ़ में पुलिस की ट्रेनिंग के लिए रखा गया अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो उनको पता चला कि माओइस्ट काडर में लड़कियां भी हैं, महिलाएं हैं, तो इन्होंने कहा कि उनसे लड़ने के लिए फाइट ए गोरिल्ला लाइक ए गोरिल्ला। तो इन्होंने कहा कि विमेन कांस्टेबल लीजिए, और विमेन कांस्टेबल से कहा कि जब तुम स्टेन गन चलाओगी तो तुम्हारी कोई जो गोली उसमें से निकलेगी वो कम रफ्तार से नहीं जाएगी, उसी रफ्तार से जाएगी। तो यू हैव टू बी एज फिट एज योर मेल काउंटरपार्ट, एंड दे वर टफ, दे आर एज टफ। फौज की जो नौकरी है, इट इज नॉट 10 to 4 जॉब कि मैं 10 बजे आया और 4 बज गए और थैंक यू वेरी मच, अब मैं जा रहा हूं कल सुबह तक। यू मे बी रिक्वायर्ड टू बी ऑन ड्यूटी 24 hours for 2 months, 3 months, and now you are watching, say for example, गाजा की लड़ाई, टिपिकल एग्जाम्पल, द यूक्रेन। तो आर्मी वहां ये तो नहीं कह सकती कि अब इस समय अगर अटैक किया तो ये तो हमारा छुट्टी का, रेस्ट करने का टाइम है। सो देयरफॉर दैट इज व्हाई मिलिट्री, आई गेव यू द एग्जाम्पल कि वहां आप ये नहीं कह सकते मैं 5 मिनट लेट हूं। यू आर एब्सेंट विदाउट लीव एट दैट टाइम। फेलियर टू अपॉइंट, a failure to appear at a place appointed for duty, कि अगर आपको बोला गया था कि 4 बजे आप यहाँ आएंगे, तो this was the time given to you and this was the place appointed for your duty. You are a student, so that's different, but I'm trying to give an example. वो आप नहीं आए तो this is an offense under military law. ये उस दृष्टि से आप देखें। हाँ सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता बोलिए। हूँ कि जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लेकर के क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एज ए आर्मी मैन तो नहीं करते, लेकिन जो आर्मी मैन डिसेबल्ड हो जाते हैं उनको लेकर के क्या पॉलिसी है, कोई कंक्रीट पॉलिसी? हाँ देखिए, ऐसा है कि आर्मी में हर अफसर का, उसी तरह से सिपाही का, हर वर्ष मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, और वो होता है शेप फैक्टर कहलाता है, SHAPE,
तो एस होता है साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक, एच होता है हियरिंग का, ए जो है सब अपेंडेजेस, हाथ पैर ये वो, और ई है आइज का। तो ये शेप फैक्टर, और इसमें जो लेट डाउन पैरामीटर है वो होना है। अब यदि कोई सोल्जर या कोई अफसर उस मेडिकल स्टैंडर्ड का नहीं है, तो या तो अगर इलाज हो सकता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में। लेकिन अगर इलाज नहीं हो सकता तो उसको फौज में नहीं रखा जाएगा, या उसको ये कहते हैं डिसएम्बॉडी कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। और उसमें यदि कोई भी इलनेस या इन्फर्मिटी हुई है जो कि फौज के कारण है, तो उसको पूरी डिसेबिलिटी पेंशन, पूरी से मतलब है कि जितनी डिसेबिलिटी है उसके अनुसार मिलेगी। टिपिकल उदाहरण, अगर 2 उंगली कट गई तो वो डिसेबिलिटी, और पूरा हाथ कट गया तो वो दूसरी डिसेबिलिटी उसमें ज्यादा मिलेगी। लड़ाई में ये तो वैसे ही हाई एल्टीट्यूड में साइचिन वगैरह में फ्रॉस्ट बाइट, ठंड से केसेस होते हैं, लड़ाई में भी होते हैं। तो फौज में ये किया जाता है। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा डिसेबल्ड है, जो मान लीजिए कि कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, जो खुद चल नहीं सकता, तो उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है कि कोई उनके साथ रह करके उनकी देखभाल कर सके लाइफ टाइम। हाँ, तो ये डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, इसकी पॉलिसी है। और यदि कोई उससे संतुष्ट नहीं है तो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, वहां पे इन केसेस का निपटारा होता है। सर मेरा नाम प्रतीक है, मेरा एक और क्वेश्चन। प्रतीक, यस हाँ बताइए। सर, जैसे कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं उनमें आर्मी अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाती है, तो उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? मतलब जैसे बाकी का तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, तो उनका कैसे होता है? देखिए, ऐसा है कि जो देश में 2 तरह के सिविल एरियाज हैं मिलिट्री में। कुछ तो पुराने 52 जगह हैं जो कि कैंटोनमेंट कहलाते हैं, जहाँ पे सिविलियंस ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली कैंट है, ये अम्बाला है, मेरठ है, ये कैंटोनमेंट है। कुछ नए जो बने वो कहलाते हैं मिलिट्री स्टेशन। तो जो कैंटोनमेंट हैं वहाँ पर जो भी सिविलियन कर्मचारियों की आवश्यकता है, चाहे वो सिविलियन मजिस्ट्रेट हो, वहाँ पर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो उन सब के कैंटोनमेंट बोर्ड के एक केंद्रीय नीति पॉलिसी के अंदर उसमें रिक्रूटमेंट होता है। सो दे आर क्लास 2, क्लास 1 सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, और वो यूपीएससी द्वारा उसमें संचालित की जाती है। उसी तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MES आपने सुना हो, जो कि वहाँ पर रोड बनाना और पानी सप्लाई, बिजली, ये सब काम कैंटोनमेंट में करते हैं। ये ओरो क्या जी, 1 रैंक 1 हाँ, पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। ये मिलिट्री की एक डिमांड थी। उन्होंने ये कहा कि 2 persons retiring in the same rank in which they have worked for the same length of time or similar length of time should get the same pension. अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं मेजर जनरल हूँ और मैं रिटायर हुआ 2008 में, और अभी कोई मेजर जनरल रिटायर हुआ 2024 में, तो मैं अगर 8 साल मेजर जनरल रहा और ये भी 8 साल रहा, तो हमको पेंशन बराबर मिलनी चाहिए, और ये बराबर नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन हुआ। वो 1.5, 2, 2.5 साल ज़्यादा चला। वो श्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार आए थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन कर देंगे। लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बाद बहुत समय लगा, बहुत एफर्ट लगा, एजिटेशन करना पड़ा, और तब वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला, अनंतोगत्वा, तो मिल गया। अच्छा सर, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि रिसर्च को लेके इंडियन जो मिलिट्री है
जी उसमें किस तरह का है, कितना एक्सपेंडिचर है, और एफडीआई के आने से क्या इसमें क्वालिटी देखिए ऐसा है कि वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए डिफेंस इंडस्ट्री और आर्मामेंट इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, नंबर वन। ये याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो जिसमें पैसा लग रहा है और जिसमें आमदनी है, जिसमें खर्चा है, वो है आर्मामेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर। मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा। दूसरी चीज़, इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी नेक्स्ट टू चाइना, एंड वी हैव अ बिग बॉर्डर। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये बॉर्डर हम लोगों के लिए ज़रूरी है और इसमें लड़ाइयाँ इतनी हुई हैं। सो देयरफॉर अब दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भरता हैज़ crept in, which is necessary that we should be self sufficient। और उसके लिए हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसरो वगैरह, डॉक्टर कलाम जो थे वो DRDO में रहे थे, ही वॉज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो वो लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं। अब वेदर द फंड्स विच दे गेट आर एडिक्वेट और नॉट, वेल आई एम नॉट रियली क्वालिफाइड टू टॉक ऑन दैट कि उनका कितना बजट है और कितना होना चाहिए। But I'll suggest all of you that my YouTube channel which deals with these issues, Lex Consilium Foundation for। सर लाइक हमारे जो एक्सचेंज मिलिट्री एक्सचेंज होते हैं सर, कई बार हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो सर उसका क्या हम लोगों के आर्मी के ऊपर इम्पैक्ट रहता है? लाइक कई बार हम लोग जापान के साथ, यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, या कुछ ऐसी? देखिए discriminatory factor? सुरक्षा में टाई अप्स एंड रीजनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे कि इंडो पैसिफिक एरिया है, उसमें आपको पता होगा कि आगे साउथ चाइना सी इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ एरिया अंडर टेंशन। तो उसके लिए डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव करा है यूएस ने, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया हैं। दैट रिलेशनशिप इज नोन एज क्वाड, QUAD। तो ये तो मतलब एक सर लाइक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कितना होता है उसमें? लाइक हमेशा देखिए, हर प्रिंसिपल, हर मेजर या रेलिवेंट सिग्निफिकेंट कुछ भी आप कहिए, एम्बेसी जो बाहर हैं, जहां हमारे एम्बेसडर्स हैं, फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, वहाँ मिलिट्री अटैचे भी होते हैं, डिफेंस एडवाइज़र जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होते हैं, उन लोगों के दिल्ली में हैं। तो ये आपस में विचार विमर्श होता है। आप देखते हैं कि उनके यहाँ क्या सिस्टम है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या हो रहा है। एंड कुछ नुकसान भी होते होंगे क्योंकि वो हमारे जी? इसके कुछ नुकसान भी होते होंगे क्योंकि हमारे अभ्यास के बारे में तो उन्हें कुछ न कुछ पता रहता वो होगा। वही चीज़ें होती हैं। देखिए आजकल बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को नहीं पता है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा जोक है, काफ़ी दिनों पुराना, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत दिनों पहले जब सोवियत यूनियन था, USSR, तो नाटो फोर्सेस की एक एक्सरसाइज हो रही थी कहीं पैसिफिक, प्रशांत महासागर में। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक रशिया का छोटा सा जहाज है जो कि रेडियो शिप है, और वो यहाँ पर मौजूद है। वो सिर्फ जासूसी कर रहा है और कुछ नहीं उसका काम, और वो कुछ कर ही नहीं सकता जहाँ इतना बड़ा अमेरिकन बेड़ा है। तो अमेरिकन जो कमांडर था उसने रशियन को मैसेज भेजा कि भाई तुम्हारे पास खाने पीने का सामान कुछ कम पड़ जाए तो हमसे ले लेना, कोई तुम्हें दिक्कत हो। तो उसने प्रॉम्प्टली जवाब दिया कि साहब मेरा खाने पीने का सामान कम नहीं होगा अगर आपकी एक्सरसाइज जो आपने प्लान की है उसके मुताबिक चले। मैं तैयारी करके आया हूँ। तो इस तरह की बात है। और कोई? तो यदि सवाल नहीं है तो मुझे लगता है लास्ट में मैं एक थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन कर लूँ जी। कि सर अभी तक जैसे हम लगभग मिलिट्री स्टडीज़ को अगर देखें तो 100 से 150 साल का एक्टिव मिलिट्री स्टडी हमने देखा है, तो क्या ऐसा विचार करना उचित नहीं लगता है कि अब डीमिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ कर के और सिविलियंस पे पैसा खर्च करके और ये डिफेंस इंडस्ट्री से थोड़ा सा हटा करके सिविलियन पे खर्च करें तो हो सकता है कि हमारा जो डिफेंस के थ्रू जिसको हम इंश्योर करते हैं वो
इंश्योर हो सके? देखिए, ये आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कि हमारा अपना लोकतंत्र है और मिलिट्री इज अंडर द, इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अंडर द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके नीचे। तो ये जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी या कैबिनेट, पार्लियामेंट की है कि वो समझ लें कि अच्छा हम पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सब हम टेबल पर बैठ के निपटा लेंगे और फौज की ज़रूरत नहीं है, तो वो फौज को वो कम कर दें। उनको कल वो कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जैसे अभी अग्निवीर की बात हो रही थी कि सरकार ने फैसला कर लिया तो उन्होंने लागू कर दिया। तो ये चीज़ मिलिट्री के हाथ में नहीं है। जिस दिन बाय नेगोशिएशन और अदर मीन्स यू आर एबल टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस, फाइन, बट हैज इट हैपेंड? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, अभी आप देख रहे हैं इजराइल में, यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा डेनमार्क से। कनाडा को कहते हैं हम आपको 51st स्टेट बना देंगे। तो ये कहाँ संभव है कि वो तो दादागिरी की बात हो रही। तो इसलिए एक हाँ रशिया का देखिए आप। तो इस तरह से मेरे ख्याल से कल्पना के आसमान में घूमना और ये सोचना कि कल दूसरी तरह का सूरज निकलेगा तो वो शायद वास्तविक न हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? यदि कोई और सवाल नहीं है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी, अच्छा ये मौका मिला आप सबसे बात करने का। सर आपको भी धन्यवाद सेंट्रल लाइब्रेरी जेएनयू की तरफ से प्रोफेसर मेजर सर हमारे पास ज्ञान दिए, और थैंक यू ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस। थैंक यू वेरी मच। और